हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश, या आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोग आज जो गुलाम वंश का कार्यकाल होता है, गुलाम वंश का आपको कार्यकाल कब से कब तक बताया गया था। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक की था। कितना था? 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक था। अब उसके अंतर्गत देखते हैं कि इस वंश का नाम आखिर गुलाम वंश क्यों पड़ा। आखिर क्या कारण था इसका नाम गुलाम वंश ही क्यों पड़ा? इसका कोई और नाम भी तो हो सकता था, लेकिन उस कारण को जानेंगे कि आखिर इस वंश का नाम गुलाम वंश कैसे पड़ा। चलिए आपको इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। अभी हाल ही की घटना है। हम लोग ऐसे चार दोस्त दोपहर में भोजन कर रहे थे। उस समय हम लोग ऐसे रील स्क्रॉल कर रहे थे, तो उसमें यही मथुरा की बात है। एक संत थे, उन्होंने उनके सत्संग में एक भक्त आया था उनका। उन्होंने वह भक्त गुरुजी से पूछा। सबसे पहले तो उन्होंने गुरुजी से कहा राधे राधे। उसने उन्होंने फिर उनके रिप्लाई देते हुए गुरुजी ने भी कहा राधे राधे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी समस्या क्या है। तो गुरुजी को उसने अपनी समस्या बताया कि गुरुजी, हमने एक औरत उड़ीसा से 80,000 में खरीद के लाई है। वो जो हमारी एक भी बात नहीं मानती है। अब जो वो व्यक्ति उस औरत को 80,000 में खरीद के लाया है, वह औरत उस व्यक्ति का गुलाम हो गई है। अब वह पत्नी कम गुलाम ज्यादा हो गई। आप कह सकते हैं इसमें जितने भी शासक थे, या इस वंश के जितने भी शासक थे, वे किसी न किसी अधीन रहे होंगे। इस वजह से उनको गुलाम वंश कहते हैं। जैसे गुलाम वंश देखा जाए, जो गुलाम वंश के संस्थापक आप कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक देखा जाए तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। उसके बाद देखा जाए बलबन की बात की जाए तो बलबन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था। इस वजह से देखा जाए तो जितने भी शासक हुए वे किसी न किसी के गुलाम रहेंगे। या गुलाम का कहने का तात्पर्य है कि आप कह सकते हैं गुलाम का मतलब होता है दास। वे किसी न किसी युद्ध में जीतने के बाद उन्हें खरीद के लाए होंगे, या किसी न किसी माध्यम से उन्हें वे अपने अधीन रखे थे। इस वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा है। गुलाम वंश क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जितने भी शासक थे, जितने भी प्रारंभिक शासक थे, वे किसी न किसी के अधीन थे। इस वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। और उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। देखा जाए तो जो गुलाम वंश था, उसमें 3 उपवंशों ने शासन किया था। 3 कौन से कौन उपवंश था आपको ये बता दिया गया था, लेकिन आज रिवीजन के तौर पे भी आपको फिर से बता दिया जा रहा है। पहला वंश था कुतुबी वंश। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक आपको बताया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और जो दूसरा वंश है शमसी वंश, जो बताया गया है शमसी वंश जो होता है, इसके संस्थापक कौन थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। और आखिरी जो उपवंश दिया गया है बलबन वंश या बलबनी वंश दिया गया है। बलबनी वंश के संस्थापक जो थे गियासुद्दीन बलबन थे। ये था इनके 3 उपवंश। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुतुबी वंश का शासनकाल कब से कब तक था। कुतुबी वंश के शासनकाल की बात की जाए तो कुतुबी वंश का शासनकाल कब से कब 1206 से लेके 1210 ईस्वी के बीच था। कब से कब तक था? 1206 से लेके 1210 ईस्वी के बीच था। उसके बाद देखते हैं कुतुबी वंश के संस्थापक कौन थे। आपको पहले भी बताया गया है, एक बार रिवीजन के तौर से फिर देख लीजिए। कुतुबी वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबी वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबी वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? इनका कार्यकाल 1206 से लेके 1210 ईस्वी के बीच है। कितना है? 1206 से लेके 1210 ईस्वी के बीच। अब देखते हैं इन्होंने भारत में सबसे पहले क्या किया, इन सब के बारे में देखेंगे। देखा जाए तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वे भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, जबकि उन्होंने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना नहीं किए थे। आपको देखा जाए तो भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुर्की राज्य की सबसे पहले भारत में स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे बन जाएगा कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थे। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें सही होगा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। भारत में कौन था? तुर्की राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का
पहला तुर्क शासक कौन था? तो वो कौन था? पहला तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तुर्की राज्य की स्थापना की। उसके बाद वही पहले इसके शासक ही होते हैं, पहला शासक। उसके बाद ये देखा जाए तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये तुर्किस्तान के निवासी थे। कहाँ थे? तुर्किस्तान के निवासी थे। इनके माता पिता जो भी थे वे सब तुर्किस्तान से संबंध रखते थे। उसके बाद अगला देखा जाए तो ऐबक को बचपन में, जब ऐबक छोटा था उसके उसी दौरान ही उसके माता पिता ने उन्हें, कुतुबुद्दीन जब छोटे थे तो उनके बचपन में ही उन्हें नीसापुर के एक काजी थे। कहाँ के काजी थे? नीसापुर के एक काजी थे जिनका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। क्या नाम था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी थे। वे बचपन में इन्हें एक गुलाम के तौर पे खरीदा था। किन्हें खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को नीसापुर के एक काजी थे। कहाँ के काजी थे? नीसापुर के। क्या नाम था उनका? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। क्या नाम था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी थे। उन्होंने इन्हें दास के रूप में या गुलाम के रूप में खरीदा था। किन्हें खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। जी, इनके बचपन में खरीदा था। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, ऐबक बचपन में ही सुरीली स्वरों में कुरान पढ़ता था। बचपन में देखा जाए तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि वे जब कुरान को पढ़ते थे उस कुरान को सुनने के लिए काफ़ी भीड़ एकत्रित हो जाती थी, जिस वजह से उन्हें कुरान खवां, क्या कहा जाता था? कुरान खवां। कुरान खवां का तात्पर्य है कि कुरान का पाठ करने वाला, कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि बचपन में इनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली या मधुर थी। इस वजह से जब ये कुरान का पाठ पढ़ते थे या पढ़ते थे तो इस वजह से काफ़ी भीड़ हो जाती थी। इस वजह से इन्हें कुरान खवां कहा जाता था। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या पॉइंट दिया गया है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसके साथ ही साथ उन्हें दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक कहा जाता है। इसके पहले कोई भी दिल्ली सल्तनत का शासक तुर्क शासक नहीं था। भले ही इसके पहले मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन उन्होंने उन्होंने तुर्की राज्य की स्थापना नहीं की थी। पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक होते हैं। उसके बाद ये जो देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के निवासी थे? ये तुर्किस्तान के निवासी थे। उसके बाद देखा जाए तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही उन्हें एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। उन्हें कौन खरीदा था? जो नीसापुर के काजी थे। कौन काजी थे? उनका नाम क्या था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। कौन थे? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी थे। उन्होंने इन्हें एक दास के रूप में खरीदा था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जब वे कुरान का पाठ पढ़ते थे तो चारों तरफ भीड़ एकत्रित हो जाती थी, जिस वजह से इन्हें कुरान खवां की उपाधि दी गई थी। कुरान खवां का तात्पर्य होता है कुरान का पाठ करने वाला। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसका अगला भाग रहेगा कि इसमें और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अन्य जानकारियाँ बताई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक